नमस्कार मित्रों। मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और जैसा कि हमारी कल से बात शुरू हुई थी भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। देखिए, आज स्रोत के एक महत्वपूर्ण पक्ष पे मैं चर्चा करूंगा। यह महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो मैंने कहा था कल आपसे कि इतिहास प्रमाण की बैसाखी पे बैठा होता है और इतिहास तब इतिहास बनता है जब उसके साथ पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो उसकी पुष्टि करते हो, साहित्यिक साक्ष्य उसकी पुष्टि करते हो और विदेशी यात्री जो विवरण है वो भी इस बात का या इस साक्ष्य का पूर्ण रूप में गवाह बनता हो। यानी तीन साक्ष्य होने बहुत जरूरी है। लेकिन एग्जाम का जो विषय होता है सर्वथा अलग होता है, एकदम भिन्न विषय होता है। क्या कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं या वो कौन कौन से मूल टॉपिक हैं जिनका हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहली बात करेंगे अभिलेखों की। अभिलेखों के बाद पुरातात्विक स्रोत का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वह है सिक्के। ठीक, पहला अभिलेख, दूसरा सिक्के, तीसरा स्मारक या भवन। क्या? स्मारक या भवन। चौथा मूर्तियां, साथ ही चित्रकला। मूर्तियां और चित्रकला, चित्रकला को भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ही रखा जाता है। यानी कि 5-6 बिंदुओं पे बड़ी ही आसानी से हम चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले जो पुरातात्विक स्रोत में हम उठाएंगे वो अभिलेख हैं। देखिए, अभिलेखों को पहले समझिएगा कि भारत में क्या अभिलेख बहुत पहले से लिखे जाते हैं? लिखे जाते हैं तो कब से लिखे जाते हैं? इन अभिलेखों को किन चीजों पे लिखा जाता है? ये अभिलेख क्या होते हैं? देखिए, अभिलेख जो सर्वाधिक भारत में मिले हैं वो पाषाण अभिलेख हैं। यानी कि पत्थर पे खुदाई की गई है और उसी पे उसको लिखा गया है। अभिलेख ताम्र पत्रों पे भी है, अभिलेख लौह स्तंभों पे भी है, स्मारक और भवनों पे भी कुछ कुछ जगहों पे लिखा गया है। सबसे बड़ी चीज कि भारत में अभिलेख की अगर शुरुआत देखें कि भारत में अभिलेख कब शुरू हुआ, तो हमें भारतीय इतिहास में पहला शासक सम्राट अशोक ज्ञात होगा जो अभिलेखों का कहीं ना कहीं पहला निर्माता भारत में माना गया। एक्चुअली में अशोक को इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिली। अब कहां से मिली जरा समझते हैं। पारसी साम्राज्य में एक शासक है डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम कहा जाता है। दारा प्रथम ने भारत में एक बार आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया और पंजाब का जो क्षेत्र था, जो उसकी जनता हो गई थी, अब वो उसका क्षेत्र हो गया था, उनको अधिसूचित करने के लिए उसने कुछ सूचना पटल, पत्थर पे कुछ सूचनाएं खुदवाया। वो पहला अभिलेख था। प्रथम भारतीय शासक जिसने भारत में अभिलेखों की शुरुआत की उसे कहते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अभिलेखों को लिखे जाने के लिए कई लिपियों का प्रयोग किया। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरामेइक, इन तमाम लिपियों में अशोक के अभिलेख हमें दिखाई पड़ेंगे। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास जो किया था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। लेकिन विषय यह नहीं है। विषय यह है कि अभिलेख कैसे महत्वपूर्ण है या अभिलेख कितने कारगर हैं भारतीय इतिहास को समझने में। अब जैसे हर एक अभिलेख की कुछ न कुछ विशेषता होती है। विगत सालों के प्रश्नों को अगर हम देखें, कुछ जो पीछे सालों में पूछे गए हैं कि अभिलेखों से जो सवाल पूछे गए हैं, इतना तो आपको ध्यान होगा, अब समझ में आ गया होगा कि अभिलेख होते क्या हैं। ठीक है, यानी कि पाषाण शिला पर अंकित अक्षर या लौह स्तंभ पे अंकित अक्षर या ताम्र स्तंभ पे अंकित अक्षर, मंदिर, स्मारक और भवनों पे अंकित अक्षर, ये अभिलेख की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक, अभिलेख हमने बताया कि अशोक से शुरू हुआ। हमने आपसे यह भी कहा कि भारत का जो
प्राचीन अभिलेख है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख कौन सा है, देखिए यूं तो भारत में अभिलेखों का चलन अशोक ने शुरू कराया था, लेकिन प्राचीन भारतीय अभिलेख का अगर संबंध जोड़ा जाए तो आपने एक स्थान सुना होगा, बोगस कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व का है। 1400 ईस्वी पूर्व यानी कि आर्यों के काल का है। हम जानते हैं कि 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है ये वैदिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों शामिल है। तिथि से ही ज्ञात है 1400 ईस्वी पूर्व। हितानी और मितानी दो समुदाय के मध्य यह संधि के रूप में यह अभिलेख अंकित है और उसमें कुछ भारतीय देवताओं का जिक्र किया गया। देवता थे इंद्र, मित्र, अग्नि, नासत्य, यानी कि इन देवताओं का उल्लेख किया गया है। वो सबसे पुराना अभिलेख है। कौन सा? बोगस कोई अभिलेख, जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। तो प्राचीन भारतीय अभिलेख की अगर बात की जाती है तो कौन सा हो गया? बोगस कोई। यह है कहां? तो मध्य एशिया में मिला हुआ है। और किसके किसके मध्य? हितानी और मितानी दो समुदाय है, उन्हीं के मध्य एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है और उसी संधि को उसमें अंकित किया गया है ताकि ये क्या करे, दोनों समुदाय आपस में लड़े ना हो, ठीक है। फिर जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अशोक का अभिलेख, जिसमें अशोक के प्रत्यक्ष नामों का उल्लेख किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम, जहां अशोक का नाम सीधा अशोक मिलता है, ठीक, वहां प्रियदर्शी नहीं मिलता है, देवा नाम प्रिय नहीं मिलता है, स्वयं अशोक मिलता है। भाबरू शिलालेख, जहां अपने आप को मगधाधिराज कहता हुआ नजर आता है, कौन? अशोक। यानी अशोक पहला शासक था जिसने क्या किया? अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को सूचित करना शुरू किया या आदेश देना शुरू किया। कहता है सबे मुनसे पजा मम्मा, यानी कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, उसके अभिलेखों में ही अंकित है। तो ये बातें जो इतिहास की उभर कर आई, ये कहां से आई? अभिलेखों से आई। और इसकी पुष्टि तत्कालीन बौद्ध ग्रंथ भी करते हैं, तत्कालीन जो अन्य पुराण है वो भी करते हैं कि नहीं, इस तरीके का अशोक का साम्राज्य था, अशोक था इस तरीके का, ठीक, जो अपनी जनता को क्या करता? अभिलेखों के माध्यम से सूचित करता हुआ नजर आता है। दूसरी चीज, जब हम अभिलेखों को इससे आगे लेके चलते हैं तो हम कहते हैं कि कई भाषाओं में लिखे गए, कई लिपियों में लिखे गए। कुछ अभिलेख संस्कृत में लिखे गए, कुछ प्रकृत में लिखे गए, कुछ खरोष्ठी में, कुछ ग्रीक में, कुछ आरामैक में। तमाम लिपियों में, तमाम भाषाओं में इनका क्या किया गया? लेखन किया गया। इनमें कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो गाहे बगाहे परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके सरदर्दी का कारण हो जाता है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। अब हाथी गुम्फा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, कब का है, किस भाषा में है, किसकी कृति है, ये सारे प्रश्न इससे जुड़ जाएंगे। विगत वर्षों में आपने देखा होगा एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, जहां पॉलिटिकल हिस्ट्री का लोप हुआ है। हम पा रहे हैं कि एंशिएंट और मिडुअल में आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को कमीशन बहुत ज्यादा उठा रहा है। तो वहां पॉलिटिकल हिस्ट्री आपसे नहीं पूछी जा रही है, वहां नहीं पूछा जा रहा है कि वेणी का युद्ध क्या है, प्राचीन भारत में वाहे पेरुंदलई का युद्ध क्या है, दशाराग्य युद्ध क्या है, वो नहीं पूछ रहा है आपसे। अब वो पूछ रहा है क्या? कल्चरल चीजों को। तो अभिलेख सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि अभिलेख, तो सवाल यह था कि जो अभिलेख है, अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख कैसे महत्वपूर्ण है? तो हम जानते हैं कि एक कलिंग राजा खारवेल हुए। कलिंग राजा खारवेल ने उड़ीसा की तत्कालीन स्थिति का प्रदर्शन कहीं ना कहीं हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। इस काल या इस अभिलेख में खारवेल की घटनाएं, यानी कि खारवेल के काल में, उसके शासना काल में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनका महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। इसी में मिलता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने क्या किया? नहरों की खुदाई करवाई। ये नहर की खुदाई से भी जुड़ा हुआ है। ये पहला अभिलेख है जो नहरों की खुदाई की बात करता है। ध्यान रखिएगा, सवाल कभी भी पलट सकता है कि नहरों की खुदाई की बात किसने की थी, यानी जल प्रबंधन की बात करता है, एक उचित जल प्रबंधन की बात। किसके लिए?
आम जनता के लिए। ठीक, यहीं पर कलिंग नरेश खारवेल नंद राजा महापद्मनंद के द्वारा किए गए कलिंग में जो आक्रमण थे, उसके प्रभाव थे, उनका भी वर्णन करता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, अब इसी तरीके का एक अभिलेख मिलेगा आपको, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्या है भाई? तो जूनागढ़ अभिलेख वह अभिलेख है जिसे भारतीय इतिहास में संस्कृत का प्रथम अभिलेख माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्कृत का प्रथम अभिलेख। और किसके द्वारा लिखवाया गया? रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन। अब ये रुद्रदामन कौन है? तो कहते हैं कि मौर्योत्तर काल में हम जब पाएंगे, मौर्योत्तर काल में हम दो तरीके से संक्रमण पढ़ते हैं। एक संक्रमण जो मौर्यों की इतनी बड़ी सत्ता टूटी, तो एक बड़ी सत्ता थी मौर्यों की, बड़ी सीमाएं थी, तो वो जब टूटी, सिमटा, तो हम पाते हैं कि छोटे छोटे कई राजवंश भारत में उत्पन्न हुए, जैसे सुंग, सातवाहन, कर्ण, ये तमाम उत्पन्न हुए। और उसी का फायदा उठाकर उत्तर पश्चिम से भारत में विदेशी आक्रमण भी हुआ। उसी क्रम में एक आक्रमणकारी के रूप में ये लोग आए थे, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। कौन? रुद्रदामन। ठीक है, तो रुद्रदामन का जो विजय है, उसका व्यक्तित्व है, उनकी कृतियां हैं, इसका विवरण हमें यहां मिलता है। उसी तरीके से नासिक अभिलेख, उसी तरीके से प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? हरिशरण का है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। क्या है? प्रश्नोद्धारण नीति है। क्या है? ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या है? कन्योपायन नीति। ये सारी नीतियों का उल्लेख, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख कहीं ना कहीं प्रयाग प्रशस्ति में दिखाई पड़ता है। फिर एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से कौन जुड़ेगा? तो कहेंगे कि ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया, लिखने वाले रवि कृति थे, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन, और इसी अभिलेख में बताया गया कि नर्मदा नदी के तट पर जब हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। जबकि आप जब हर्ष चरित पढ़ेंगे, जो बाण भट्ट ने लिखा है, उसमें बाण भट्ट ने जस्ट उल्टा लिखा है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। यानी रवि कृति जो पुलकेशिन द्वितीय की तरफ से लिख रहे हैं, वो पुलकेशिन द्वितीय को विजयी बना रहे हैं। वहीं बाण भट्ट एक रचना लिख रहे हैं, हर्ष चरित, जो एक पुस्तक है, हर्ष को वहां पे विजयी बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बात करते हैं, कंट्राडिक्शन है थोड़ा सा यहां पे। उसी तरीके से ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख क्या है भाई? तो कहे ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। ठीक, और भोज कैसा? गुर्जर प्रतिहार शासक, और उसी के बारे में क्या किया गया? वर्णन किया गया। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भितरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, तमाम तरीके के अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासकों से जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो उसको जरा कर लीजिएगा कि बंगाल का शासक कौन था, विजय सेन था कि प्रवर सेन था? हालांकि विजय सेन ही था। ठीक, और उसके विजयों का वर्णन किया गया है। उसी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य में अब अभिलेखों के बाद मूर्तियां कैसे महत्वपूर्ण है, या सिक्के कैसे महत्वपूर्ण है, या चित्रकला कैसे महत्वपूर्ण है, जरा इसको समझे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम सिक्कों को देखते हैं कि सिक्के कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, हम पाते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही लोग सिक्कों का चलन था। सबसे पहले तो कौड़िया, आना, इस तरीके का चीजें चलती थी, लेकिन बाद में सिक्के भी आए। सिक्के भिन्न भिन्न धातुओं में आए। तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, ये तमाम। कभी कभी तो अपवाद स्वरूप पुटीन और सीसा का भी सिक्का दिखाई पड़ता है भारत में। ठीक, जैसे सातवाहन शासकों ने चलाया था, पुटीन या शीशे के सिक्के चलाए उन्होंने। ठीक, चांदी, तांबे, इन सिक्कों से पहले यह समझना होगा कि सिक्के अस्थायी रूप में क्या कब हुए, और आहत मुद्रा क्या है, आहत सिक्के क्या है। प्राचीन भारत में जब सिक्कों को, एक धातु को ठप्पा मारकर उस पर एक विशेष अंकन, जैसे वृक्ष का अंकन, चंद्रमा का अंकन, सूर्य का अंकन, तारों का अंकन, इस तरीके से जब उस पर किया जाता था, तो उसी को आहत सिक्का कहा जाता है। जो ठप्पा मार के, जो आहत करके बनाया जाता है। ठीक है, एक उस पे सील होता है, उस पे जिसपे वृक्ष का फोटो हो, एक सील है जिसपे अर्ध चंद्रमा है, या सूर्य है, या फिर वृक्ष है। तो वो चिन्ह उस सिक्के के मूल्य को निर्धारित करता था।
और वो ठप्पा मार के बनाए जाते थे। ये सिलसिला आहत सिक्कों का सिलसिला लगभग हम मौर्य काल तक पाएंगे। ठीक, हालांकि मौर्य काल में काकड़ी, मासक, अर्ध काकड़ी, ठीक है, रजत, तमाम तरीके के सिक्के दिखाई पड़ेंगे वहां पे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि मौर्यों ने भी कभी भी, अशोक इतने बड़े शासक थे लेकिन कभी भी उनके सिक्के नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उस समय सिक्कों पे नाम लिखाने का चलन ही नहीं था। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से लोगों को सूचित किया, वो सिक्कों के माध्यम से कभी सूचित नहीं किया, ना बताने का प्रयास किया कि ये मेरे सिक्के हैं, क्योंकि उस समय शासक के द्वारा इस तरीके का अंकन किया ही नहीं जाता था। यह अंकन शुरू हुआ कि राजा का नाम, वर्ष, ये सब मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ। जब हिंद यूनानी शासक आए, जब कुषाण आए, तब भारत में शुरू हुआ। ठीक, यानी कि सिक्कों में एक तिथिवार स्थायित्व जो आया, साथ ही सम्राट और शासकों को भी उसमें क्या किया गया, उनके नाम को सुशोभित किया गया। ये बाद की घटनाएं हैं। दूसरी चीज, जब हम सिक्कों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि सिक्के कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जैसे किस शासक ने किस वर्ष क्या सिक्का चलाया या किस किस विजय को उपलक्ष्य में चलाया। दूसरी चीज समझिएगा, सिक्कों में जैसे तांबा, चांदी का सिक्का दिखाई देगा। भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत कुषाण काल में हुई थी। ठीक है, और बिम कटफिसिस ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था। दूसरी चीज, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे, लेकिन गुप्त शासकों के सिक्कों में हम पाएंगे कि क्या है, थोड़ा सा स्वर्ण मात्रा की कमी है, जो गुप्त व्यवस्था के हास्य को प्रदर्शित करता है कि अब गुप्तकालीन व्यवस्थाएं क्या थी, हास्य की तरफ जा रही थी, अब धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही थी, इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं थी। जबकि वहीं हम कुषाण शासकों में देखते हैं कि स्वर्ण सिक्कों में स्वर्ण की मात्रा बहुत ही बेहतरीन है, जो कि तत्कालीन व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को उच्च या उच्चतम की ओर इशारा करते हुए नजर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्तियों की। मूर्तियां कैसे? प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण भी कहीं ना कहीं कुषाण काल से ही शुरू होता है। कुषाण काल में मूर्तियों की दो विशिष्ट शैली का जन्म हुआ, एक थी गांधार शैली और एक थी मथुरा शैली। मथुरा शैली को देसी शैली कहा गया। देसी शैली इसलिए कहा गया क्योंकि वो देसीय प्रभाव से कहीं ना कहीं मथुरा के आसपास के इलाकों में वो बनाई जाती थी, इसलिए उसका मथुरा कला नाम भी है। और चूंकि उसके जितने भी तत्व हैं मूर्ति निर्माण के, वो सब देसी रूप से लिए गए हैं, इसलिए इसे देशज कला भी कहते हैं। अब वहीं पे गांधार कला, जिसे यूनानी कला या हेलेनिस्टिक कला कहते हैं, जिसपे यूनानी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम गांधार या यूनानी कला कहते हैं। गांधार इसलिए कहते हैं कि भारत के गांधार वाले इलाके में ये ज्यादा डेवलप हुआ, इसलिए इसे गांधार कला के नाम से जाना जाता है। फिर जब चित्रकला की बात करते हैं कि चित्रकला कैसे भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो देखिए अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं आपने देखी होंगी, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने सिर्फ पढ़ा होगा। तो अजंता की गुफाओं में मानवीय भावनाओं का जो चित्रण किया गया है, ठीक, वो तत्कालीन इतिहास को प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज हम जानते हैं कि यहां पे जब अजंता की गुफाओं का चित्र हम देखेंगे तो माता और शिशु का स्नेह दिखाई देगा। मरणासन जो राजकुमारी है उसके बारे में थोड़ी व्यथा दिखाई देगी, जो गुप्तकालीन इतिहास को या गुप्तकालीन समाज को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें अन्य स्रोतों की, तो हम कहेंगे कि चित्रकला में जो सबसे प्राचीन चित्रकला है वो भीमपेट मध्य प्रदेश की है। तो देखिए आज हम लोगों ने थोड़ा सा समझा एक शॉर्ट रूप में कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो मैंने कहा पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन। अब स्मारक और भवन को समझिएगा, तो स्मारक और भवन में क्या है, तो स्मारक और भवन के अंतर्गत जैसे मुगल काल में ताजमहल बनाया गया, लाल किला बनाया गया, या सल्तनत काल में कुतुब मीनार बनाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। ये क्या प्रदर्शित करता है, उस काल की स्थापत्य कला को। साथ ही वहां लिखे हुए अभिलेख क्या करते हैं, उनके आदेशात्मक चीजों को भी हमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि उस समय तत्कालीन समय में किस तरीके की व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, उसको भी हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक,
तो आज पुरातात्विक स्रोत यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जो अगला हम टॉपिक उठाएंगे वो होगा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और अपना मूल्यवान समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए, साथ में लगे रहिए, अवश्य सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।